नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि ISP सॉफ्टवेयर की सेटिंग कैसे करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, क्योंकि हमको ये जिस भी सॉफ्टवेयर पे काम करो उसकी मतलब सेटिंग और पूरे सॉफ्टवेयर को कैसे ऑपरेट करना है इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर में हम यही सीखेंगे कि किसी भी जो हम ISP सॉफ्टवेयर यूज करें उसकी सेटिंग क्या है, मीन्स ईच एंड एवरी फंक्शन के बारे में काफ़ी डिटेल में समझेंगे। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे आप देखेंगे आपको आइडिया लग जाएगा। अगर इसके प्रीवियस लेक्चर को आप नहीं देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक देखा भी नहीं है, तो कृपया उन सभी को देखिए, इन सभी पॉइंटों को कवर कीजिए ताकि आप बेहतर से समझ पाएं और एक बेहतर प्रोग्रामर बन पाएं। कम्युनिकेशन सिमुलेटर को कैसे यूज करना है, इन सभी पॉइंटों को देखिए, अपलोड डाउनलोड को, इन सभी पॉइंटों को कवर कर रखा है, इन सभी को देखिए। आज के हम वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे ISP सॉफ्टवेयर को कैसे मतलब सेटिंग करते हैं, डिटेल में इसकी सेटिंग समझेंगे, या फिर 2 PLC 3 PLC को आपस में कैसे ऐड करते हैं, इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और आप इसमें ये भी जान पाएंगे कि कौन सा रिटेंटिव रेंज का मेमोरी बिट है, डेटा रजिस्टर है, कौन सा टाइमर काउंटर रिटेंटिव है, इन सब की डिटेल सेटिंग आप इसमें देख पाएंगे और उसका कॉन्फ़िगरेशन को भी समझ पाएंगे दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी तरह का कोई सजेशन या सुझाव हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। अब हम चलते हैं अपने ISP सॉफ्ट पे और हम ये समझते हैं कि इसकी सेटिंग कैसे करना है दोस्तों। अब आते हैं ISP सॉफ्ट को ओपन करते हैं और देन आफ्टर इसकी सेटिंग समझते हैं दोस्तों। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ फाइल पे जाने के बाद न्यू हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ऐसे में एज इट रहने देते हैं। सेटिंग आप प्रीवियस लेक्चर में समझते जाइए, क्योंकि मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता हूँ। अब देखिए, जैसे ही हम प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो कुछ लेफ्ट साइड में इस तरह का इंटरफेस हमको खुल के मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो NW कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। NW कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब ये हुआ कि इसी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम किसी 2 PLC 3 PLC या 4 PLC या डिफरेंट PLC को कैसे ऐड करेंगे, मीन्स कैसे आपस में इंटरलिंक करेंगे RS485 कम्युनिकेशन के थ्रू। तो यहाँ से वो आपको पता चलेगा। ये कैसे करेंगे मैं इसके भी बारे में आज आपको बता देता हूँ। यहाँ प्रोग्राम सेक्शन पे आइए और यहाँ पे हम न्यू एक प्रोग्राम बना लेते हैं और SS2 को ही सेलेक्ट रहने देते हैं। ये एक हमारा प्रोग्राम यूनिट ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन को हम समझ रहे हैं कि इसको कैसे यूज करना है। देन आफ्टर प्रोजेक्ट डिवाइस कमेंट, यूज डिवाइस रिपोर्ट, कार्ड यूटिलिटी का क्या मतलब है, इन सब के बारे में भी काफ़ी डिटेल में समझेंगे। हम नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन को सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। इसको ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे हमने क्या PLC सेलेक्ट किया था, SS2। तो SS2 यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ऑल डिवाइस, यहाँ पे AH सीरीज PLC ले सकते हैं, DBP सीरीज PLC AH मॉड्यूल और DBP मॉड्यूल। हम यहाँ पे DBP सीरीज PLC के बारे में बात करें तो जैसे हमारे पास SS2 है, तो आप इतने सारे PLC डेटा के जिसके आप इसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, मीन्स डिफरेंट PLC को आपस में इंटरलिंक कर सकते हैं। अभी हमारे SS2 PLC देखिए यहाँ पे SS2, तो सिंपली एक और मैं SS2 को कम्युनिकेशन कराना चाहता हूँ, मीन्स 2 PLC आपस में इंटरलिंक करना चाहता हूँ यूजिंग RS485 कम्युनिकेशन के थ्रू। तो वंस अगेन यहाँ SS2 PLC को सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ड्रॉप कर दीजिए, ड्रॉप एंड ड्रैग है। अब देखिए SS2 C2 SS2 ये हमारा अनटाइटल्ड लिख के आ गया, अनटाइटल्ड 1 मीन्स दोनों प्रोग्राम का अलग अलग यूनिट जो आपने शुरू में किया था। अब इसको राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक सिंपली ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे C2 लिखा, यहाँ पे कर्सर लेके डाउन कीजिए, इससे कनेक्ट हो गया नेटवर्क 1 RS485 कम्युनिकेशन। देखिए RS232 कम्युनिकेशन यहाँ पे जो दिख रहा है वो हमारा सीरियल कम्युनिकेशन है। हम RS485 के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, तो यहाँ से एक वंस अगेन हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा दोनों PLC यहाँ पे देख रहे हैं नेटवर्क ऑन RS485 के थ्रू कम्युनिकेट हो गया। इसको राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद अगर आप इसको PLC1, सपोज मैं इसको PLC1 के नाम से रिप्रेजेंट करता हूँ, PLC1 और कनेक्टेड नेटवर्क 1 मीन्स स्टेशन नंबर 1 एड्रेस इसको रहने देता हूँ। यहाँ पे देखिए PLC1 स्टेशन नंबर 1 एड्रेस 1, इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे PLC2 मीन्स इसकी नेमिंग दे सकते हैं कि कौन सी PLC हमारा PLC2, और स्टेशन नंबर आप इसका चेंज कर सकते हैं, स्टेशन नंबर 2 कर दीजिए। यहाँ पे नेटवर्क 1 से ही कनेक्ट है और स्टेशन नंबर 2। नेटवर्क 1 मीन्स ये जो सीधे पैरेलल लाइन से कनेक्ट है, ये नेटवर्क 1 है, मीन्स नेटवर्क आईडी नहीं चेंज करेंगे। आपने दोनों PLC को एक ही नेटवर्क से कनेक्ट किया, बट इस PLC का स्टेशन नंबर डिफरेंट है, इस PLC का स्टेशन नंबर डिफरेंट है। मीन्स इसका स्टेशन नंबर 2 है PLC 2 का, PLC नंबर 1 का स्टेशन नंबर 1 है और ये नेटवर्क नंबर 1 है। ठीक है,
तो ये हमारा RS मीन्स 485 कम्युनिकेशन के थ्रू आप ऐसे कर सकते हो। आप ये दो SS2 PLC है, आप अलग भी मीन्स डिफरेंट PLC भी आप लेके यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, मीन्स दूसरा भी PLC ऐड करके। यहाँ पे देखिए जो नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन है, मोर देन 1 PLC से अधिक अगर कॉन्फ़िगरेशन यूज करना है, 2 PLC 3 PLC आपस में इंटरलिंक करना है, तो आप इस ऑप्शन पे जा सकते हैं कि नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन। ये रियल में 2 PLC कैसे कम्युनिकेट होगा मैं ये आगे बताऊंगा आपको पॉइंट। अभी के लिए मैं इन सभी पॉइंटों को कवर कर देता हूं ताकि आपको आइडिया लगे कि किस ऑप्शन में आपको क्या करने को मिलेगा दोस्तों। अब इसको मैं कैंसिल कर देता हूं और इसकी कम्युनिकेशन मैं करके आपको दिखाऊंगा, 2 PLC को कैसे आपस में इंटरलिंक करके कम्युनिकेशन करते हैं, ये मैं दिखाऊंगा आपको। मेरी सीरीज पे बने रहिए और मेरे चैनल पर बने रहिए, आपको सभी इंफॉर्मेशन सही टाइम पे मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए डिवाइस कमेंट लिस्ट, इसको ओके करेंगे, मीन्स जो भी आप डिवाइस यूज करेंगे उसका कमेंट आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि X0 को मैं लिखना चाहता हूँ कि स्टार्ट मोटर या मोटर फॉरवर्ड, मोटर FWD फॉरवर्ड लिख देता हूँ, FWD मोटर फॉरवर्ड। यहाँ कमेंट कॉपी भी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, Ctrl+C से यहाँ पे ले जाकर पेस्ट भी कर सकते हैं। और मोटर यहाँ पे मैं रिवर्स कर देता हूँ, X1 को मोटर रिवर्स ले सकता हूँ, भी रिवर्स ले सकता हूँ। अब यहाँ आउटपुट पे चलिए मोटर फॉरवर्ड लिख देता हूँ, यहाँ पे मोटर फॉरवर्ड लिख देता हूँ, मोटर आउटपुट OP लिख देता हूं, मोटर आउटपुट FWD मीन्स फॉरवर्ड FWD, और यहां पे लिख देता हूं, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं और यहां पे लिख देता हूं मोटर आउटपुट RAB रिवर्स। तो ये आप यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं। ये जो कमेंट आप लिखेंगे, यहाँ पे कमेंट लिखने के बाद इसको आप कैंसिल कर दीजिए यहाँ से। अब जो भी आप प्रोग्राम यहाँ पे लिखेंगे, सपोज आपने यहाँ पे लिखा LD X0 और ओके कर दीजिए। यहाँ पे मोटर फॉरवर्ड लिख के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे OUT आउट Y0 अगर लिख दिए तो देखिए मोटर आउटपुट फॉरवर्ड। अगर आप यहाँ पे मीन्स अगर कुछ और लिखना चाहते हैं, सपोज मैं यहाँ पे LDI लगा दिया, LDI X1, तो X1 का क्या मैंने कमेंट दिया है वो आप कमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। सेकेंड, तो आप ऐसे आप कमेंट लिख सकते हैं। तो ये हमारा डिवाइस कमेंट लिस्ट है, यहाँ पे आपको कमेंट लिख सकते हैं जो भी आप इनपुट आउटपुट यूज करेंगे या मेमोरी भी। कमेंट लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि हमको इनके फ्यूचर में ये समझना होता है कि ये जो मैंने इनपुट या आउटपुट यूज किया है किस लिए यूज किया है, तो आप यहाँ से कमेंट लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए यूजेज डिवाइस, अब यूज डिवाइस रिपोर्ट, इसको आप ऐसे थोड़ा सा रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, यहाँ से एक्सटेंड करके आप और अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है यूज डिवाइस। यूज डिवाइस मीन्स जो आपने प्रोग्राम बनाया है उसमें कौन सा इनपुट आउटपुट क्या क्या यूज किया है उसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी यूज डिवाइस में। मीन्स आपने बहुत सारा बड़ा प्रोग्राम बना दिया, उसमें ये लिखना चाहते हैं कि कौन सा मैं इनपुट आउटपुट यूज किया हूँ, तो वो यूज डिवाइस में मिल जाएगा। बट इसको देखने से पहले आपको इसको कंपाइल करना, सॉरी ये मैंने डाउनलोड कर लिया, ये इसको कंपाइल करना पड़ेगा। यहाँ से आप प्रोग्राम को कंपाइल कर दीजिए। कंपाइल करने के बाद ये आपके नो एरर और वार्निंग नहीं आ रहा है, कोई अगर मिस्टेक होगा तब आएगा, अदरवाइज नहीं है तो नहीं आएगा। अब यहाँ पे यूज डिवाइस को सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आपने X0 यूज किया है, X0 और X1 यूज किया। यहाँ पे X पे देखिए क्या लिखा है, भी यूज किया, मीन्स आपने इन दोनों को यूज किया है, X0 और X1 को यूज किया। आउटपुट में देखिए मैंने Y0 को सिर्फ यूज किया था क्योंकि लेडर में मैं सिर्फ Y0 लिखा हूँ। मैं इस पॉइंट को भी दिखा देता हूँ आपको, सॉरी यहाँ पे देखिए मैंने लेटर में क्या लिखा है, Y0 लिखा और Y0 को कंपाइल किया है, तो सिर्फ इसीलिए लिखा है यूज डिवाइस रिपोर्ट में कि आपने Y0 को यूज किया है। तो ऐसे आप डिवाइस रिपोर्ट में भी जाके आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा आपने इनपुट आउटपुट यूज किया है। कार्ड यूटिलिटी का फंक्शन ये हमारे पास होता है कि हमारा देखिए यहाँ पे एरो देखिए, जैसे पीएलसी का प्रोग्राम हम पीसी में ले सकते हैं, पीसी का प्रोग्राम हम पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हमारा ये सर्कल बनता है, मीन्स आप पीएलसी का प्रोग्राम को पीसी में या फिर यहाँ पेन ड्राइव में आप ले सकते हैं। तो देखिए किस पीएलसी का प्रोग्राम, डीबीपी कंट्रोलर, और जो पीएलसी आप यूज करना चाहते हैं वो पीएलसी SS2 आप नेक्स्ट करते जाएंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये बैकअप DUP फाइल के फॉर्म में बनता है, नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ CPU नीड कनेक्शन, अगर आपका CPU पीएलसी से कनेक्ट रहेगा
तो आपका जाके ये हमारा कार्ड यूटिलिटी, प्लीज चूज द बैकअप रिसोर्स। आपको बैकअप कहाँ से लेना है, पीएलसी से लेना है या फिर डब्ल्यूपीएल या आईएसपी सॉफ्टवेयर, मीन्स ये आपको पीएलसी से लेना है या फिर पीसी से लेना है। दोनों में से जो भी ऑप्शन से आपको बैकअप लेना है उसको आप लेके नेक्स्ट कर सकते हैं। और कहाँ पे ये फाइल को सेव करना है वो बैकअप को, तो आप यहाँ से सेव कर सकते हो। तो ये हमारा जो फंक्शन है कार्ड यूटिलिटी का फंक्शन है। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो बड़ा होते जा रहा है, बट आप इसमें थोड़ा सा और पॉइंट को समझते जाइए ताकि इन सभी पॉइंटों को आइडिया लगे। अगर आप इन सभी पॉइंटों को नहीं समझ पाते हैं तो आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, क्योंकि कई बार आप फंस जाएंगे और आपको चीज़ें नहीं समझ में आ पाएंगे। इसीलिए मैं पूरे प्रोसीजर को बता रहा हूँ कि किस पॉइंट से क्या कर सकते हैं आप। वंस अगेन SS2 में आइए। इसका सबसे आईएसपी सॉफ्ट का सबसे बेस्ट पॉइंट ये हमारा है कि SS2 में, अब देखिए SS2 में हमारा कौन सा, इसको ओके कीजिए, यहाँ पर रिटेंटिव रेंज लिखा है। मीन्स आप मेमोरी बीट कितना, कौन सा मेमोरी बीट लैच है, कौन सा डेटा रजिस्टर लैच है, कौन सा टाइमर, कौन सा काउंटर, कौन सा स्टेप रिले लैच है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है। अदरवाइज आप WPL सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग करेंगे या फिर उसका सीरीज हमने वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड कर रखा है, तो उसमें ये नहीं पता चलता कि किस मॉडल में कौन सा टाइमर रिटेंटिव है, कौन सा काउंटर रिटेंटिव है, कौन सा मेमोरी बिट रिटेंटिव है। तो उसके लिए हमको मैनुअल पढ़ना पड़ता है। बट आईएसपी सॉफ्टवेयर में आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी आपने कंट्रोलर सेलेक्ट किया है, जो भी पीएलसी, वहाँ पे आ जाएगा और उसके नीचे आप रिटेंटिव रेंज में जाके देख सकते हैं कि कौन सा मेमोरी बिट कितने नंबर से रिटेंटिव स्टार्ट हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए जो मेरा मेमोरी बिट है SS2 में, देखिए 512 से 767 तक जो हमारा मेमोरी बीट है वो लैच मेमोरी बीट है और अनलैच मेमोरी बीट। ये क्या होता है आपको अच्छी तरीके से पता है, नहीं पता है तो आप WPL सॉफ्टवेयर में विजिट कीजिए, उसका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैंने उस सीरीज में सभी रिटेंटिव और नॉन रिटेंटिव क्या होता है इन सब के बारे में काफी डिटेल में बताया। अब देखिए ब्लॉक 0 में मीन्स ये, अब देखिए ब्लॉक 1 में मीन्स 2048 से लेकर 4095 के बीच में भी जितने भी मेमोरी बीट हैं वो भी हमारे लैच मेमोरी बीट है। SS2 की मैं बात करूं, अगर आप SB2 SA2 यूज करेंगे तो उसका अलग हो सकता है मे भी, तो आप उसको रिटेंटिव रेंज में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर आपने काउंटर को सिलेक्ट कर लिया तो काउंटर में C112 से लेकर 127 तक जो हमारा काउंटर होता है वो हमारा रिटेंटिव काउंटर है ब्लॉक 0 में। ब्लॉक 1 में देखिए 224 से लेके 254 तक के बीच में जितने भी टाइमर है ये भी हमारे रिटेंटिव टाइमर हैं। ये आप ऐसा पता कर सकते हो, स्टेप रिले, यहाँ पर डेटा रजिस्टर चेक कर सकते हो, डेटा रजिस्टर D408 से लेके D599 तक, इसके बीच में जितने भी डेटा रजिस्टर है वो हमारे लैच डेटा रजिस्टर हैं और इसके पहले वो हमारा नॉन लैच डेटा रजिस्टर होता है। ब्लॉक 1 में आकर चेक करेंगे तो 2000 से ऊपर, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 2000 पे डिवाइड होता है। 2000 से ऊपर को हम ब्लॉक 1 बोलते हैं और 2000 से नीचे के डेटा को ब्लॉक 0 में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 2000 से लेके 3919 तक हमारा जो डेटा रजिस्टर होता है वो हमारा लैच डेटा रजिस्टर होता है। तो दोस्तों ये था हमारा रिटेंटिव। यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं, इसमें डिवाइस रिसोर्स अलोकेशन मीन्स ये आपका डेटा रजिस्टर है, इसमें कैसे कौन सा डेटा कहाँ पे है इसके बारे में आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। वो आपको इसका आइडिया लग जाएगा। जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग सेक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे आपको पता चलेगा। कनेक्शन इन्फॉर्मेशन, अगर जब आपके पीएलसी और आपको कनेक्ट होता है पीएलसी, जब आपका ये सॉफ्टवेयर मीन्स आईएसपी सॉफ्टवेयर कनेक्ट होता है पीएलसी से, तो उसका इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन सा मोड में कम्युनिकेशन किया है, क्या कम्युनिकेशन किया है, वो आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इनवैलिड डेटा ड्राइवर क्योंकि मैंने इसको सिमुलेटर पे यूज किया है, यहाँ पे देखिए DBP सिमुलेटर यूज किया इसीलिए ये इनवैलिड बता रहा है। अदरवाइज पीएलसी का कनेक्शन का इन्फॉर्मेशन जब रियल में पीएलसी कनेक्ट करेंगे तब आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो कनेक्शन और ये कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि पीएलसी का कनेक्शन और मीन्स क्या क्या डेटा है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इन सभी पॉइंट को समझेंगे। वीडियो बड़ा होते जा रहा है तो, और हाँ दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी तरह का सजेशन या सुझाव देना तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बता सकते हैं, मैं उस पर सुधार करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।